हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, ट्राइकोलॉजिस्ट यानी स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। मैं आपके सामने आज एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। मैं आज आपको बोलूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था, हमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे आज। ये क्या है, कैसे होता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और कितना दिन तक ये हेयर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं, हमको पूछते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल होता है, यानी ये क्या आपका ओरिजिनल हेयर कुछ लगता है या कुछ दूसरे का हेयर लगता है या कुछ आर्टिफिशियल हेयर लगता है। हम ये पहले बता दें, ये नेचुरली होता है, एकदम नेचुरल। आपका ही हेयर, आपका बॉडी का हेयर आपके बाल में, आपके सर में लगाया जाता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें, आप सबने धान का खेती देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा। कैसे होता है, एक जगह में चारा रहता है, धान का चारा, जो छोटा जगह में पास पास बहुत सारा धान का चारा रहता है। तो उस चारा को जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेके एक बड़ा एरिया में थोड़ा स्पेस देके दूर 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 तक एक एक करके बसा माने लगा देते हैं। तो उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे ही जो ये हेयर ट्रांसप्लांट एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होता है, यानी जो पीछे का बाल थोड़ा घना होता है, जो बहुत दिन तक टिकता है, वही सेम बाल को लाके सामने आपको डिजाइन करके एक हेयर लाइन बना के धीरे धीरे वो वहाँ पे लगाया जाता है। तो ये एकदम नेचुरल है। ये हेयर बढ़ता है, जैसे आपका धान बढ़ता है तो वैसे ये हेयर ग्रोथ होता है, बाकी हेयर की तरह की ग्रोथ होता है। आप इसको काट सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं और ये बहुत दिन तक रहता है। तो इसका पीछे साइंस क्या है कि ये बाल क्यों रहता है, सामने का बाल क्यों उड़ जाता है। इसका पीछे ये साइंस है कि हमारे बाल के जड़ में कुछ रिसेप्टर होते हैं, उसको बोलते हैं DHT रिसेप्टर, यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर सामने के साइड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारे जिनका हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, यानी मेल हार्मोन एक्सेस होने के वजह से बाल गिरता है, ये DHT रिसेप्टर यानी ये हार्मोन का रिसेप्टर ये सामने की एरिया में ज़्यादा रहता है और ये पीछे के एरिया में कम रहता है। तो जिसके वजह से जब हार्मोन आदमी जब बड़ा होता है, थोड़ा ग्रोथ होता है, उस टाइम में जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन आके बाल के जड़ में लगता है और ये लगने के बाद बाल निकल जाता है। लेकिन ये पीछे के साइड में बाल में वो हार्मोन का रिसेप्टर ही ज़्यादा नहीं रहता है, वहाँ पे लग नहीं पाता है, इसीलिए वो बाल बहुत दिन तक लास्टिंग रहता है। तो इसको कभी कभी परमानेंट हेयर भी बोलते हैं। तो ये होता है, इसके पीछे साइंस और कुछ नहीं है। तो ये किसको किया जाता है, क्या हर कोई कर सकता है, इसका कोई उम्र होता है क्या? यस, आपको मिनिमम 25 साल का उम्र होना चाहिए, उससे पहले हम इसको अवॉइड करते हैं। मैक्सिमम जो ट्रांसप्लांट सर्जन है इसको नहीं करते हैं, हम सजेस्ट नहीं करते इसको, क्योंकि 25 साल तक आपका बाल थोड़ा बहुत ज़्यादा गिरता गिरते माने उड़ता रहता है। तो अगर इससे पहले आप कराएं तो आपका सामने बाल लगा दिया और पीछे यहाँ पे उड़ता उड़ते जा रहा है, तो फिर आपका जो लुक है, जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। वो बाद में आपको लगेगा कि हमने क्या कर दिया, ये तो बाल लगाए और पीछे से फिर उड़ रहा है। तो इसीलिए हम वेट करते हैं, तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि जो भी पेशेंट पहले थोड़ा बहुत बाल गिरता है आके मेडिकल एडवाइस ले, मेडिकल ट्रीटमेंट करे, यानी कुछ मिनोक्सिल लगाए, कुछ दवाई खाए, एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट खाए। उससे मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि आपका हेयर फॉल को स्टॉप किया जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वेट करते हैं, 25 साल के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली किया जाता है। उससे पहले खूब बहुत कम ही लोग में किया जाता है। खूब अगर सीरियस इंडिकेशन, अगर किसी का एसिड से बर्न हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट से बड़ा स्कार हो गया, तो उस केसेस में कर सकते हैं। किसी का आईब्रो चला गया उस केसेस में, किसी का बियर्ड सपोज मुस्टैच चला गया, तो उस केसेस में 25 साल से पहले किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली आपका अगर स्काल्प का यानी हेड का ट्रांसप्लांट करना है तो 25 साल तक वेट करना पड़ता है। उससे पहले मैक्सिमम सर्जन नहीं करता, अवॉइड करते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस में होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका फोटोग्राफ्स लिया जाता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होता है उनका स्पेशल फोटोग्राफर रहता है, वो आपका साइड से, ऊपर से, ये साइड से, सामने से, चारों तरफ से आपका फोटोग्राफ लेते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है कंपेयर करने के लिए। तो ये फोटोग्राफ लेने के बाद वो पहले सामने का एरिया जहाँ पे बाल लगाया जाता है उस एरिया को असेस करते हैं, कितना एरिया में बाल लगेगा और वहाँ पे कितना ग्राफ्ट लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। उसका हेयर लाइन डिजाइन करते हैं। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो अच्छे से जानते हैं किसे डिजाइन करना है और किस फेज में कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा इसके फेस में, वो करते हैं।
उसके बाद वो पीछे का एरिया जहाँ पे आपका डोनर एरिया बोलते हैं, जहाँ से बाल लिया जाएगा, उस एरिया को असेस करते हैं डर्माटोस्कोप से। कितना कहाँ पे डेंसिटी है वो चेक करते हैं, कहाँ से कितना बाल ले सकते हैं वो असेस करते हैं। उसके बाद एरिया को शेप किया जाता है, पूरा हेड को ट्रिमिंग किया जाता है, छोटा छोटा कर दिया जाता है। ट्रिमिंग करने के बाद आपका एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है सर्जरी से पहले। तो वो जो एनेस्थीसिया आपके इंजेक्ट किया जाएगा उससे पहले थोड़ा सा एनेस्थीसिया लेके इंसुलिन सीरीज में हाथ में यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। वो वेट करते हैं 15-20 मिनट या आधा घंटे तक, देखते हैं कि आपको ये एनेस्थीसिया से कोई एलर्जी होता है कि नहीं। अगर उससे कोई आपका एलर्जी होता है, मतलब कोई खुजली होता है, वहाँ पे कोई फूल जाता है, आपका कोई ब्लड प्रेशर कम होता है, हेडेक होता है, कोई वोमिटिंग होता है, ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स होता है, इसका मतलब ये एनेस्थीसिया से आपको एलर्जी है। तो एनेस्थीसिया आपको वो नहीं चलेगा, दूसरा कुछ ट्राई किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो एनेस्थीसिया आपका यूज होगा सर्जरी के टाइम। तो इसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देना जरूरी है, नहीं तो उसे बाल तो खींच खींच के नहीं निकाल सकते हैं, आपको पेन होगा। तो सारा हेड में एक रिंग ब्लॉक होता है, ऐसे करके वो एनेस्थीसिया देते हैं। नहीं तो नर्व ब्लॉक होता है, जो नर्व सप्लाई होता है तो नर्व को डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे आपका एरिया पूरा स्काल्प एनेस्थीसिया हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है। तो आपको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन इंजेक्शन देने का टाइम थोड़ा दर्द होता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आपका ये एनेस्थीसिया हो गया तो आपको वो बाल अभी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बाल निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है FUE और एक होता है FUT। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होता है FUE, ये एडवांस टेक्निक है, आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है। उसमें क्या होता है, एक एक बाल को एक पंच एक्सट्रैक्टर होता है, मतलब नीडल जैसा, होल जैसा छोटा छोटा नीडल रहता है, वहाँ से वो एक एक करके निकालते हैं। तो निकाल के बाहर रखते हैं, उसको थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांटर होता है, इम्प्लांटर से वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, मतलब पहले स्लिट करते हैं, होल करते हैं, वो होल के अंदर एक एक बाल वहाँ पे लगाते हैं। तो ये बाल लगाने भी एक आर्ट है, उसका डायरेक्शन भी ठीक करना पड़ेगा, कैसे कहाँ पे ज़्यादा बाल रहेगा, कहाँ पे कम बाल रहेगा, ये आर्ट है। जो एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, जो रेगुलर ये करता है, उसको बहुत अच्छे से पता है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को। और एक होता है FUT मेथड, यानी आपका फॉलिकुलर यूनिट, जो स्ट्रिप मेथड बोलते हैं उसको। यहाँ पीछे से एकदम बड़ा वाला एरिया को यहाँ पे काट के ले लेते हैं और उसको चमड़ा को फिर स्टिच कर देते हैं, और वो जो बड़ा वाला स्किन का एरिया लेते हैं, बाल रहता है, वो बाल को बाहर ला के एक एक उसको प्रोसेसिंग करके वो निकालते हैं, फिर वहाँ पे लगाते हैं। तो ये दो मेथड है, लेकिन आजकल FUE मेथड ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जल्दी रिकवर होता है, पेशेंट जल्दी जल्दी अपने काम में जा सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है और ज़्यादा स्कार भी नहीं रहता है, बाद में स्टिच का कोई टेंशन नहीं रहता है, स्टिच रिमूवल का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ये होता है आपका मेथड, यानी पीछे से बाल ले लिए और एक दिन में कितना 2000-3000 मैक्सिमम ग्राफ्ट, यानी बाल जड़ से निकाल के लाया जाता है, और वही जड़ के साथ बाल यहाँ पे स्किन के अंदर उसको लगाया जाता है। तो ये बाल क्या पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है या कितना दिन कैसा रहता है? आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको डॉक्टर अच्छे से बोलेगा कि कैसे केयर करना है, कैसे शैम्पू करना है, कैसे क्रीम लगाना है, वो सब डिटेल्स में बोलेगा। हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर आपको थोड़ा बैंडेज करके छोड़ देगा, क्रीम फ्रीम लगा के एंटीबायोटिक क्रीम छोड़ देगा। तो आपके घर में जाके पीछे वाला एरिया जो डोनर एरिया रहता है, वहाँ पे आपको बीटाडीन से साफ करना है, एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है। और सामने का जो हेयर होता है वहाँ पे ये सब कुछ नहीं लगाना होता है, वहाँ पे नॉर्मल सालाइन स्प्रे होता है, मतलब सालाइन का पानी जो मार्केट में मिलता है वो लेके स्प्रे करना पड़ता है, हर आधा घंटा 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा में बोलता है। तो आप एवरेज पकड़ लीजिए, 1 घंटा में एक बार वो नॉर्मल सालाइन का स्प्रे देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो जो हेयर लगाया गया है ना, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो एक ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको 4-5 दिन तक ये पानी डालते रहना पड़ेगा। हाँ, सोने का टाइम भी अलार्म दे के आपको उठ के बाल के जड़ में पानी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो चारा है, जो रोपण किया गया है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है इसमें, सर्जरी में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? आपको सर्जरी के टाइम ब्लीडिंग हो सकता है, ये नॉर्मल है, और कभी कभी सर्जरी के बाद भी घर में जाके थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है। लेकिन ये अवॉइड करने के लिए, आपका बड़ा कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए हमेशा डॉक्टर आपका सर्जरी से पहले टेस्ट कराते हैं। आपका BT यानी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, ये सारे टेस्ट होता है। तो इसका चांसेस थोड़ा कम रहता है। जिसका ऐसे प्रॉब्लम रहता है उनको अवॉइड करते हैं, सर्जरी नहीं करते। तो ये आपका ट्रांसप्लांट के बाद वो जो हेयर रहता है,
वो धीरे धीरे आपको वॉश जब शैम्पू करते हैं 4-5 दिन 8 दिन तक तो थोड़ा बहुत निकलता जाता है। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, नॉर्मल है। आपका ऊपर वाला जो शाफ्ट है वो निकल जाएगा, लेकिन उसका रूट यानी जो जड़ है अंदर रहता है, तो वो बाद में बाल वहाँ से फिर ग्रोथ करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका 2-3 हफ्ते तक, 1 महीना तक या 2 महीना तक थोड़ा थोड़ा बाल जो लगाया हुआ था वो तो बढ़ेगा, उसके बाद उसमें से कुछ कुछ निकलते जाएगा। हो सकता है 3-4 महीने तक, आपका 3 महीने तक सारे बाल जो लगाए थे सारे निकल जाए। तो आपको लग सकता है कि मेरा ट्रांसप्लांट बेकार चला गया, जो ट्रांसप्लांट हमने किया था यानी जो बाल लगाया था ये कोई फ़ायदा का नहीं है, सब निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल है, ये सब में होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बाल आपका फिर दोबारा आएगा, क्योंकि उसका बाल का जो शाफ्ट है वो लेंथ निकल जाता है, लेकिन उसका जड़ अंदर रहता है। तो ये जड़ से फिर बाल धीरे धीरे उगता है। तो आपका जो इफ़ेक्ट है 6 महीने के आसपास आपको 40-50% इफ़ेक्ट पता चल जाता है, आपका बाल आ जाता है। 8-9 महीना, कभी कभी 1 साल लग जाता है पूरा इफ़ेक्ट आने में, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट के बाद कभी कभी आपका खुजली होता है बाल में, जहाँ पे लगाया होगा, जहाँ पे बाल निकाला होगा या लगाया होगा वहाँ पे कभी कभी ड्राइनेस होता है, नमनेस यानी सूनापन लगता है, 1-1.5 महीना तक भी रह सकता है। और ये नॉर्मल है। अगर ऐसा होता है, आपका डॉक्टर आपको उसके लिए दवाई देगा, एंटीहिस्टामिनिक यानी खुजली का जो टैबलेट आता है, लिवोसिट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन, ये सब देगा, उससे कम हो जाता है। और ट्रांसप्लांट के बाद एंटीबायोटिक 4-5 दिन खाना पड़ता है, पेन किलर भी थोड़ा बहुत 4-5 दिन खाना पड़ता है। आपका स्वेलिंग, थोड़ा मुंह फुला रह सकता है, कभी कभी आंख फुला रह सकता है, तो ऐसा नॉर्मल है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाता है 5-6 दिन के बाद। आप 4-5 दिन के बाद अपना नॉर्मल रूटीन काम में अपने ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन आपको सर्जन वाला कैप लगा के जाना पड़ेगा। आपका बाल को यानी सर को थोड़ा ढक के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ये सब वगैरह ना लगे। और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है आपको सर्जरी के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड फ्लो करना है, लेकिन ज़्यादा एक्सटर्नस यानी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, मसल में बढ़ जाएगा, तो फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट जो किए है वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपको रेस्ट लेना है 1-1.5 महीना तक, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जन है जो किया था उसको कांटेक्ट करना है। और ये कितना दिन तक हेयर रहता है और इसके बाद क्या कोई दवाई चलता है? हाँ चलता है। आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपको हो सकता है मल्टी विटामिन खाना पड़े, आयरन का टैबलेट, कैल्शियम का टैबलेट हो सकता है, साइक्लिकल थेरेपी एक होता है वो आपको आपका डॉक्टर दे। आपका मिनोक्सिडिल भी चलता है, क्योंकि इसका ब्लड फ्लो, आपका मिनोक्सिडिल के थ्रू आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है हेयर में और वो हेयर ज़्यादा ग्रोथ होता है। पुराना वाला जो हेयर भी होगा, जो वेलस हेयर, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। उसके साथ आपको फिनास्ट्रेट टैबलेट होता है वो भी दिया जा सकता है। इस सब का हेयर जो ट्रांसप्लांटेड हेयर और भी ज़्यादा दिन ग्रोथ करता है और ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो कितना दिन तक? कभी कभी 15 साल, 20 साल, 30 साल, आप कैसे केयर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। 40-50 साल तक भी रह सकता है। तो इससे पहले तो ये ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉस्टली था, मैक्सिमम जो सेलिब्रिटी लोग इसको अफोर्ड करते थे, लेकिन आजकल इतना महंगा नहीं है, बहुत जगह में हो रहा है। लेकिन आपको ये सर्जरी करने से पहले आपको पहले रिव्यू लेना पड़ेगा, डिटेल्स में समझना पड़ेगा कि कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एक्सपीरियंस है और इसका उसका सेटअप कैसा है और कैसे करता है, पहले रिव्यू लेके ही जाइए। क्योंकि सस्ते के चक्कर में ऐसे वैसे कोई भी जगह में मत करिए, क्योंकि आजकल देखा गया है बहुत सारे टेक्नीशियन जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास काम करते हैं वो कुछ दिन के बाद अपने आप अपना सेटअप शुरू कर देते हैं। आजकल कुछ डेंटिस्ट हो या दूसरा ग्रुप का डॉक्टर है जो एमडी स्किन का डॉक्टर नहीं है। नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट तो आपका प्लास्टिक सर्जन करते हैं, नहीं तो आपका एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट का डॉक्टर करते हैं। लेकिन आजकल दूसरा स्पेशलिटी का डॉक्टर भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनका पहले क्रेडेंशियल ही चेक करिए, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं। और वैसे पार्लर वार्लर सैलून वैलून में आजकल हो रहा है, वैसे जगह में मत करिए, टेक्नीशियन के पास मत करिए। सस्ता के चक्कर में आपका अगर जो डोनर एरिया है, जो बाल है, वो अगर भी ख़राब चला गया, ठीक से रिजल्ट नहीं आया, तो फ्यूचर में आपके पास पैसा होते हुए भी आप बाल नहीं लगा सकते हैं। और एक बात हमने नहीं बोलना भूल गया कि आपका बाल सिर्फ पीछे से नहीं लिया जाता है। कभी कभी अगर बहुत बाल मैंने सामने से पूरा बाल चला गया है तो पीछे से तो लिया जाता है, उसके साथ आपका बियर्ड एरिया यानी दाढ़ी से भी हेयर लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है। कभी कभी बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट यानी अगर किसी का बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर है, वो हेयर भी लेके आपका यूज हो सकता है। तो एक्सटेंसिव ग्रेड अगर हो गया है, ग्रेड 5, 6, 7 भी हो गया है, तभी हेयर ट्रांसप्लांट इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन
ये फास्ट लाइन ऑफ थेरापी नहीं है। हमेशा आप मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट जाइए, मिनॉक्सिल यूज़ करिए, या आपका जो भी आता है आजकल सीरम आता है, प्लाज्मा थेरापी होता है, मेजोथेरापी होता है, लेजर थेरापी होता है। आप पहले आपका डॉक्टर के साथ, स्किन का डॉक्टर के पास इसको डिस्कस करिए। उसके बाद अगर ये इफेक्टिव नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप ये मैं आशा करता हूँ कि आप ये मेरा वीडियो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जिनको हेयर का प्रॉब्लम हो या हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत सारा डाउट हो, उनको आप बिल्कुल ये शेयर करिए। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।